खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360 स्पेशल। दुआ जहरा केस मामला वही जो कि आज से कोई 2 माह कबल शुरू हुआ। वो एक रोज हर आए दिन और हर लम्हे अब तो ऐसा लगता है कि एक नया मोड़ लेता है वो मामला। कल जो है सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल के ऊपर एक यूट्यूब इंटरव्यू किया गया दुआ जहरा और उनके मुबैना शौहर जो है ज़हीर अहमद का, और उनसे इंटरव्यू करने वाली थी माहम साहिबा जो कि साबका जियो के प्रोग्राम खबरनाक में भी को होस्ट के हिसाब हैसियत से, एक्टर की हैसियत से, कैरेक्टर आर्टिस्ट की हैसियत से नमूदार होती थी। उसके बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और आजकल वो बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने बेसिकली एक मुहिम चलाई है ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कि वो किसी तरह ये साबित कर लें कि ज़हीर अहमद साहब जो हैं वो इतने खाते पीते और मुतमव्वल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो एक शादी कर लें एक ऐसी लड़की से जो लाहौर से कोई 1200 किलोमीटर दूर कराची में रहती है, जिसकी उम्र 17 साल है अगर है तो, और वो उनकी मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हो जाए कि वो उनसे शादी करने के लिए लाहौर पहुंच जाए। कल उन्होंने जिस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट किया है ज़हीर अहमद से और दुआ जहरा से, उसे जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजी में फ्रेंडली इंटरव्यू कहा जाता है, क्योंकि जब आप सवाल करें और उसके जवाब में आपको जवाब ना मिल रहा हो, सवाल का जवाब ना मिल रहा हो, तो जर्नलिस्ट का एक राइट होता है कि वो उसको काउंटर क्वेश्चन करे। लेकिन उसमें काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं थी बल्कि एंडोर्समेंट थी। जो सवाल थे उसका जो जवाब थे जो कि इंतहाई बेसुरोबा थे, उसकी एंडोर्समेंट की जा रही थी उस इंटरव्यू में। माम साहिबा का ताल्लुक ज़हीर अहमद से क्या है या ज़हीर अहमद के घर वालों से क्या है, ये तो अब तक मुझे नहीं मालूम, ना ही किसी को मालूम है। लेकिन जिस तरह का इंटरव्यू माहम साहिबा ने कंडक्ट किया है वो जर्नलिस्टिकली और फैक्चुअली इनकरेक्ट इंटरव्यू है। उसको मैं साबित करूंगा कि ये किस तरह से इनकरेक्ट और या गलत बयानी पर मुश्तमिल इंटरव्यू उन्होंने किया है। पहली बात जो उन्होंने पूछी दुआ जहरा से वो ये कि दुआ जहरा शादी करके कैसे लाहौर पहुंची, तो दुआ जहरा का जवाब ये था कि जी मैं टैक्सी पे बैठी, यानी कि वो कराची पे 17 साल की लड़की, वो कराची में उसने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले से कहा कि मुझे लाहौर जाना है, और टैक्सी वाले ने कहा बैठ जाएं, चलते हैं लाहौर। और वो 1200 किलोमीटर का फासला जो है वो उन्होंने तय किया और वो लड़की लाहौर पहुंच गई। अब मुझे नहीं पता कि कराची में कितने इतने ऐसे टैक्सी वाले हैं या ऐसे रेंटा कार वाले हैं जो राह चलते किसी भी लड़की उनको रोके और उनसे कहे कि जी मुझे 1200 किलोमीटर का फासला तय करना है और मैं अकेले ही जाऊंगी, आप मुझे ले करके चलें कराची से लाहौर। ये मुझे नहीं समझ आई कि ये किस तरह से हुआ। वैसे अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी भी फीचर फिल्म का बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इस पे एक अच्छी सी फिल्म बन सकती है। कराची से लाहौर वैसे तो आयशा उमर ने एक फिल्म में काम किया हुआ है, लेकिन अभी भी चाहें तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म का प्लॉट बन सकता है। उसके बाद उनसे दूसरा सवाल ये था कि वो जब लाहौर पहुंची तो वो कहाँ रुकी, उन्होंने किससे मुलाकात की, ज़हीर अहमद से उनका रब्ता कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया, दुआ जहरा ने माहम साहिबा को बताया कि जी वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई, क्योंकि उनको ये पता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके होने वाले शौहर के वालिद जो थे, जो कि अब मरहूम हैं, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो वहाँ जॉब किया करते थे और अब उनके जेठ यानी कि ज़हीर अहमद के भाई साहब वहाँ एक असिस्टेंट या क्लर्क हैं। तो मैं इसलिए वहाँ पहुँच गई। सवाल करने वाला उसके बाद माहम साहिबा की तरफ से ये होना चाहिए था कि भाई आपका ताल्लुक़ तो ज़हीर अहमद से है, आपने बताया कि आप 3.5 साल से उनके साथ राब्ते में थीं और आप उनसे इश्क कर बैठी थीं, तो और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आप कराची से लाहौर टैक्सी पे बैठकर पहुंच गई, तो आपका राब्ता तो ज़हीर अहमद से होना चाहिए था, आप पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों पहुंच गई? तो उसका कोई सवाल नहीं किया गया, काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं की गई, इसकी इंडोर्समेंट कर दी गई कि जी बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो गया, कोई टैक्सी पे बैठा और लाहौर पहुंच गया
और लाहौर पहुंच के पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां पर उनके जो ससुर थे जो कि अब मरहूम हैं और उनके जेठ होने वाले वो वहां पे जॉब करते हैं। मैं उनसे जरिए मैंने रब्ता किया ज़हीर अहमद से, या पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़हीर अहमद का कोई दोस्त है उससे, उसके जरिए रब्ता किया। सवाल तो अब ये पैदा होता था कि भाई ज़हीर अहमद से आपका 3.5 साल से रब्ता था, तो ज़हीर अहमद का कोई रब्ता नंबर भी होगा आपके पास, दुआ के पास, यकीनन दुआ रोज़ाना बात करती होगी। कोई लड़की अपने तखय्युल के अंदर तो इश्क में मुब्तला नहीं हुई होगी ना ज़हीर अहमद से, वो रोज़ाना उससे बात करती होगी। तो वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, वो राब्ते का कौन सा मोड था जो ज़हीर अहमद और दुआ को जोड़े रखता था जब वो कराची में थी और ज़हीर अहमद लाहौर में थे? ये सवाल भी नहीं किया गया कि वो नंबर क्यों नहीं था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ उन्होंने उनके दोस्त से या उनके भाई से बात की, फिर उन्होंने उनका राब्ता ज़हीर अहमद से करवाया। ये सारे सवाल करने के थे, ये सवाल माम साहिबा ने बिल्कुल नहीं किए। उन्होंने बल्कि एंडोर्समेंट कर दी कि जी हाँ वो वहाँ गई होंगी और वहाँ उन्होंने ज़हीर अहमद का से रब्ता इस तरह से किया होगा। यानी कि मैं अगर किसी के इश्क में मुब्तला हूँ और मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर ही नहीं है तो फिर मुझसे बड़ा नाकाम आशिक कोई हो नहीं सकता। ये बेसिकली कहानी का एक और प्लॉट है जिसको जो है वो प्रोब करने की ज़रूरत थी, जो माम साहिबा ने नहीं की। तीसरा सवाल कि भाई शादी हुई, शादी के बाद वो कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी के बाद 3 वकला हायर किए गए ज़हीर अहमद की फैमिली की तरफ से। आज के दौर में एक वकील अगर आप सस्ते से सस्ता वकील भी करेंगे तो 10,000 रुपये फ़ी पेशी लेता है वो वकील। ये एक नॉर्मल कोर्स है, किसी भी अदालत में जाएं आपको पता चल जाएगा। ज़हीर अहमद साहब 3 वकला कर बैठे हैं, तनख्वाह उनकी 70,000 रुपये है। वालिद उनके ड्राइवर थे जो कि अब मरहूम हैं, इस दुनिया से चल बसे हैं, और उनकी वालदा कोई असिस्टेंट का लेवल का कोई काम करती हैं किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और उनके भाई जो हैं वो भी एक क्लर्क हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। पूछा जाए कि ये फैमिली ये वकला को हायर कैसे कर रही है, उनके पूरे खर्चे कैसे उठा रही है, क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अब तक कोई किसी वकील का ये बयान नहीं है कि वो फी सबीलिल्लाह या ऑनररी तौर पर उनका केस लड़ रहा है ज़हीर अहमद का। ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। तो ये सवाल क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में क्यों नहीं पूछा गया? उसकी भी एंडोर्समेंट हो गई कि जी वो 70,000 कमाने वाले, जैसा कि बकौल ज़हीर अहमद कहते हैं कि वो 70,000 रुपये कमाते हैं, तो उनसे ये भी सवाल नहीं किया गया, इसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा गया। फिर एक बात जो कि सामने आई वो ये कि इल्ज़ाम ये है, और जो कि बहुत सारे लोगों का शुबा है, ख़ासतौर से दुआ ज़हरा की फैमिली का, उनके वालिदैन का शुबा है, इसी तरह बहुत सारे लोगों का शुबा है, मीडिया पे बहुत सारे लोगों का शुबा है कि उनको यहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग कोई रैकेट है जिसने बहला फुसला कर या वर्गला कर उनको यहाँ से ले गया है और वो यहाँ से मुल्क से बाहर लेके जाता है। तो माम साहिबा ने उसका भी कह दिया कि जी वो ह्यूमन स्मगलिंग रैकेट मुझे तो पहले दिन से नहीं लगा। भाई आपको ह्यूमन स्मगलिंग रैकेट लग क्यों नहीं रहा, मुझे नहीं समझ आई। मैंने अपनी 20, 25, 30 साल सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस कवर किए हैं, और इसी पंजाब के शहरों से ह्यूमन स्मगलिंग होती है। बाज़ाब्ता एक नेटवर्क है, मुनज़्ज़म नेटवर्क है। खारियाँ से लेके गुजरात तक के ह्यूमन स्मगलर्स कैसे ऑपरेट करते हैं और वो इस ह्यूमन स्मगलिंग होती कैसे है। लड़कों की स्मगलिंग, बच्चों की स्मगलिंग किसी और काम के लिए होती है, और बच्चियों की स्मगलिंग किसी और काम के लिए होती है, और इसकी सबसे ज़्यादा खपत मिडल ईस्ट में होती है। तो माम साहिबा को शायद इसका पता नहीं है कि ये कितना सालों दहाइयों पुराना रैकेट है जो कि पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के इस बेल्ट के ऊपर खारियाँ से गुजरात तक ऑपरेट करता है। और इसमें मंडी बहाउद्दीन भी शामिल है, इसमें खारियाँ भी शामिल है, इसमें पूरा गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है जिसके अंदर वज़ीराबाद भी आता है और गुजरात भी आता है और बहुत सारे कस्बे आते हैं। लेकिन शायद वो अभी तक उनकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं आई। तो ह्यूमन स्मगलिंग रैकेट बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेट करता है। उन्होंने क्यों ये सवाल नहीं किया दुआ ज़हरा से कि भाई आप चले पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच के आपका ज़हीर अहमद से रब्ता हो गया, और ज़ाहिर है आपका रब्ता अपने जेठ के ज़रिए हुआ था, तो फैमिली भी इन्वॉल्व थी, फैमिली भी सपोर्टिव थी। तो फिर ये दीपालपुर और ओकाड़ा में किसी ज़मींदार के डेरे पे कैसे पहुंची?
ये सवाल क्यों नहीं किया माम साहिबा ने दुआ ज़हरा से? ये भी सवाल करने का था, ये सवाल नहीं किया। फिर ये क्यों नहीं पूछा कि आप हज़ारा कैसे पहुंची थी, आपको हज़ारा किसने ट्रांसपोर्ट किया था, ये सवाल भी नहीं पूछा। फिर आपको भावल नगर जहां से आप बाजियाब हुई वहां कौन लेकर के गया था, ये भी नहीं पूछा गया। 70,000 कमाने वाला जहीर अहमद और उसकी फैमिली जो कि एक क्लर्क, भाई क्लर्क और वालदा जो कि असिस्टेंट है किसी तालीमी इदारे के अंदर, मिल करके ये सारी ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर रही थी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया। अगर माहम साहिबा की ज़रा सी एक्सपर्टीज़ होती जर्नलिस्टिक, तो उनको पता चल जाता कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है इन बच्चों की फ्रॉम कराची टू खैबर। ये काम इसी तरह से ऑपरेट होता है, वो इसी तरह से ज़मींदारों के डेरे पे रखे जाते हैं, वो इसी तरह से एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जहां आपकी सोच नहीं होती ये वहां पर मौजूद होते हैं। आप सोचें कि वो एक दिन पहले अगर हज़ारे में थी, हरीपुर हज़ारे में थी, तो अगले तीसरे दिन जो है वो भावल नगर से बाजियाब हो गई। अब आप सोचें कि वो कौन सा नेटवर्क था जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। लेकिन माहम साहिबा ने ये सवाल भी नहीं पूछा दुआ ज़हरा से। उनके हस्बैंड से पूछा गया कि क्या करते हैं काम, तो वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये नहीं बताया करते क्या है, लेकिन कुछ करते हैं जिससे वो 70,000 रुपये कमाते हैं माहाना। अच्छी बात है, कमाते होंगे 70,000 रुपये माहाना, लेकिन 70,000 रुपये माहाना कमाने वाला जो है वो अपनी बीवी को इतनी तेज़ी से एक सूबे से दूसरे सूबे और एक शहर से दूसरे शहर लेकर के नहीं भाग सकता। ये एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कोई नेटवर्क है जो उसके पीछे कार फरमा है। कम से कम मेरी एक्सपर्टीज़ तो यही कहती है। तो ये तो था किस्सा माहम साहिबा का कि उन्होंने क्या सवाल किए, उसका क्या जवाब आया, उन्होंने किस तरह से एक पूरे सिंपल केस को जो कि लगता है कि वर्गलाने का, किसी लड़की को वर्गला कर उससे शादी करने का, मुबैना शादी करने का, और उसके बाद एक नीयत है कि इसको यहाँ से किसी तरह से पहुँचा दिया जाए। वो कि अब जाहिर है कि ये मीडिया में इतना हाईलाइट केस है कि वो नेटवर्क वाले भी बेचारे परेशान होंगे कि अभी हम करें तो कैसे करें। लेकिन यकीन करें कि ये वाक़या अगर डाई डाउन हो गया, ये दब गया, तो दुआ ज़हरा यकीनी तौर पर इस मुल्क से चली जाएगी। ये बात बिल्कुल यकीनी है, ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ आपको। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस केस के अंदर, वो दुआ ज़हरा की वालदा की तरफ से आई है, जिसको मैं जोड़ता हूँ, जो मैंने आखिरी बात की है कि उसको यहाँ से मुल्क से बाहर ले जाने की बात हो रही है। उन्होंने ये कहा है, उनकी तरफ से ये बिल्कुल उनको नोटिस दे दिया गया है कि किसी सूरत भी दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन मुल्क से बाहर ले जाने की बात नहीं देंगे, क्योंकि ज़हीर अहमद ने कल माहम के प्रोग्राम में ये ज़रूर कहा कि हमें ज़्यादा तंग किया गया तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। वैसे माहम साहिबा को ये भी पूछना चाहिए था कि आपके इतने मसाइल कहाँ से आए, आपको किसने कहा, क्या श्योरिटी दी है, किस मुल्क का वीज़ा आप लगा के बैठे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आप दुबई जाएंगे, आप सऊदी अरब जाएंगे, आप तुर्की जाएंगे, आप थाईलैंड जाएंगे, आप श्रीलंका जाएंगे, आप नेपाल जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, और कौन देगा आपको वीज़ा, और कैसे लगवाया आपने वीज़ा, ये सवाल तो करने का था, लेकिन ये नहीं किया गया। बहरकैफ ज़हीर अहमद ने कम एक इशारा ज़रूर दिया है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे अगर उनको और उनकी बेगम साहिबा को किसी ने मज़ीद तंग किया। लेकिन दुआ ज़हरा की वालदा ने एक नोटिस दिया है और उन्होंने कल बिल्कुल खुले अल्फाज में मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू में कहा है कि वो किसी सूरत भी अपनी बेटी को मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगी। उसके लिए वो हर कानूनी चैनल इस्तेमाल करेंगी, हर वो ऑप्शंस देखेंगी जो कि उनके लिए अवेलेबल है और जायज़ है। ये एक माँ का अपनी होने वाली अपनी बेटी और अपने मुबैना दामाद को चैलेंज है। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में और मज़ीद क्या होता है, क्या इसके सारे ताने बाने सामने आते हैं। इसी के साथ कल दुआ ज़हरा के मुआलिज, ज़ाती मुआलिज, उनकी फैमिली के जो फिजिशियन हैं, उनका इंटरव्यू उनके वालिद ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने बड़े साफ और बाशगाफ अल्फाज में बताया कि मुझे नहीं लगता कि दुआ ज़हरा की उम्र वो है जो कि उस सर्टिफिकेट में आई है जो उसकी उम्र की सर्टिफिकेशन के लिए किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
याद रहे कि शैला रज़ा साहिबा इस सर्टिफिकेट के ऊपर पहले ही सवाल उठा चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्टिफिकेट असली है, इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो जाली हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक बात जो थी कि दुआ ज़हरा के मेडिकल टेस्ट से पहले पुलिस सर्जन को तब्दील किया गया था, वो क्यों किया गया था उसका जवाब आज तक नहीं आया है। और इसी तरह से जो उम्र की डिटर्मिनेशन के टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ कलाई का टेस्ट जो है किसी की एज वेरीफाई करने के लिए काफ़ी नहीं है। किसी की एज के वेरिफिकेशन के लिए मल्टीपल टेस्ट करने होते हैं, बालों का टेस्ट करना होता है, नाखून का टेस्ट करना होता है, और भी 2-3 टेस्ट हैं जो कि करने होते हैं। तब जाकर के मेडिकल साइंस इस बात की डिटर्मिनेशन करती है, इसकी जांच करती है कि उम्र क्या है। तो कल यही बातें दुआ ज़हरा के जो फैमिली के ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने भी बताई। तो अब ये सिलसिला ये है कि उम्र भी डिस्प्यूटेड है, शौहर भी डिस्प्यूटेड है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है जिस सर्कमस्टांसेस में वो लड़की यहाँ से गई है ये भी डिस्प्यूटेड है। तो इस सारे डिस्प्यूट के रहते हुए अदालतों के फैसले हैं, और इन अदालतों को फैसलों को अब लेकर के चैलेंज करने के लिए जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मारूफ कानूनदान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर मैदान में आए हैं, और उन्होंने दुआ ज़हरा के वालिद के साथ मिलकर इस मुकदमे को लड़ने की ठानी है। उन्होंने अपने ट्वीट्स के ज़रिए बताया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये चाइल्ड मैरिज का केस है और इसके अंदर लड़की को वरगला करके कुछ और नियत है करने की। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि कोई फंड नहीं है दुआ ज़हरा के केस लड़ने के लिए, वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी पैसे के बगैर लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये याद दिलाता चलूं कि आरजू काज़मी केस बड़ा मशहूर केस था हालिया दिनों का, उसके अंदर भी जिब्रान नासिर साहब थे जिन्होंने उस लड़की की बाजियाबी के लिए काम किया था, और बाद में वो लड़की बाजियाब हुई थी और दारुल अमान गई थी। तो अब जिब्रान नासिर साहब ने बेड़ा उठाया है दुआ ज़हरा केस का, उनके वालिदैन की तरफ से लड़ने का। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब अदालत के अंदर ये मामला रहेगा ट्रायल कोर्ट में, ख़ास तौर से जो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के वालिद, उसके बारे में भी अब देखना होगा कि जिब्रान नासिर साहब इस मुकदमे को किस तरह से लेकर चलते हैं, कहाँ तक लेकर के चलते हैं, किस तरह से दुआ ज़हरा को वापस उनके वालिदैन से मिलवाने में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसी सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद रिजवी एडवोकेट, जो कि इस मुकदमे को बड़े गौर से और करीब से देख रहे हैं और हमसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। तो राशिद साहब बताइएगा कि अब ये मुकदमा 2 लेवल पे चलेगा, एक तो मौजूद है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर सिटी कोर्ट में, सेशन कोर्ट अदालत में, और दूसरा जाहिर है कि नियत जाहिर की है दुआ ज़हरा के फादर ने कि वो इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे और जिब्रान नासिर साहब अब उनकी तरफ से ये मुकदमा लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि इस केस का दोनों सतह पर स्कोप क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ ज़हरा के केस के सिलसिले में पूरा पाकिस्तान का हर शहरी जो है और खासतौर पर परेशान है। अब ये जो डायरेक्शन हाई कोर्ट से आई है वो ये आई है कि ये ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ये केस चलेगा, और ट्रायल कोर्ट जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि जुरिसडिक्शन मलिर की लगती है तो मलिर के अंदर जो है ये सेशन कोर्ट के अंदर जो है ये ट्रायल चलेगा। हाई बेसिकली एक एपेलेट कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, लिहाजा वो जो है वो ट्रायल कोर्ट वाले नहीं कर सकती, बल्कि ट्रायल कोर्ट में जो फैसले होते हैं उसकी अपील के अंदर जो है हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। लाहौर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर लड़के के माँ बाप ने जो एक एप्लीकेशन दाखिल करी हेफस कॉर्पस की हमसे बेजा में रखने की, तो वो डिसमिस हो गई है क्योंकि वो उसमें वेटेज नहीं था और उसके अंदर जो है सॉलिड ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स शामिल नहीं, वो डिसमिस हो गई है। और उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरफ रुजू करें जो कि कराची के अंदर। हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन और ये सिंध लाहौर हाई कोर्ट की और सिंध हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन यही आ गई है कि ये ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ये केस चलेगा। आपको ये कल पूरी हमारे जो एक वकला का पैनल है वो दुआ ज़हरा वालिदैन से कल मुलाकात करी है हमने, रात को तकरीबन 2-2.5 घंटे तक हमारी हुई है और लीगल
हमने उन्हें एडवाइस भी दी है मुख्तलिफ किस्म की, और इंशाल्लाह ताला ये ट्रायल कोर्ट के जरिए जो है इसको एक बेहतर फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। हाँ, अगर ट्रायल कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर एपेलेट कोर्ट जो है वो फिर हाई कोर्ट भी है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। दूसरी बात ये कि कल एक वीडियो आई है दुआ जहरा की, उसके अंदर बहुत सारे लूप्स हैं। एक सबसे बड़ा उसके अंदर लूप ये है कि वो लड़की कह रही है कि मैं अकेली 15 साल की लड़की टैक्सी के अंदर बैठकर लाहौर तक अकेली सफर करती हूँ। तो ये मुमकिन नहीं है कि 15 साल की लड़की, पूरा कोई भी इस बात का एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि 15 साल की लड़की अकेली इस खासतौर पर माहौल जो पाकिस्तान के अंदर है, लड़कियां अगवा होती हैं, तो इस तरह के माहौल के अंदर अकेली सफर नहीं कर सकती। दूसरा वो ये कि मेरे को पैसे नहीं थे 22,000 रुपए, और मुझे इस बात के ऊपर वो टैक्सी वाला ले गया कि वहां जाके पैसे दूंगी, तो रास्ते के अंदर टैक्सी वाले ने फ्यूल भी डलाना होता है, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि टैक्सी वाला जो है उधार के अंदर 22,000 देगा। फिर ये बोल रही है कि उस लड़के को भी मैंने नहीं बताया था और मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। उसके पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों से मैंने मोबाइल फोन लिया और फिर उसे कॉल करी और उसे बताया और पहुंची 20,000 रुपए का उसने इंतजाम किया। ये सारी चीजें हजम नहीं होने वाली है, ये बातें की जा रही है ना। दूसरा इनके कल जब हमारी बात हुई है तो हमने उन्हें जब ये कहा कि वो ये कह रही है कि एज जानबूझ के लिखाई गई है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा निकाहनामा मौजूद है, अगर मैं एज कम लिखाऊंगा तो निकाहनामे से पहले की पैदाइश का लिखाऊंगा मैं, ये कैसे मुमकिन है। और जब भी कहीं पे भी कोई नागरा में एंट्री कराई जाती है तो ऑब्वियसली वो निकाहनामा ये कोई डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और उसकी बेसिस को वो जो है बर्थ एंट्री करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी से पहले की डेट मैं खुद लिखा के मैं किस तरीके से करूंगा जिसमें मेरा अपना तमाशा बने मजाक उड़े। तो कह लेंगे कि वो झूठा बयान दे रही है वो लड़की के फेक एंट्री 4 साल पहले की कराई है। दूसरा, हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो ये कहा है कि अगवा की FIR टैक्स है उसे खत्म नहीं किया गया है और ट्रायल कोर्ट के अंदर वो अगवा की FIR चलेगी। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जो कि सिंध गवर्नमेंट का भी नाफिज है और पंजाब गवर्नमेंट में भी नाफिज है, तो क्योंकि तो वो जो है उसकी एक FIR दाखिल करने के लिए इसके वालिद जा रहे हैं और वो FIR जो है दाखिल करेंगे सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की। अच्छा, क्योंकि वो एक नहीं है इनके पास ना, तो क्योंकि एक FIR कंप्लेन इनकी होना जरूरी है अगर उस चीज को पर कोई फैसला लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, तो अब ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है, ये अभी हमने बताया है राशिद रिजवी साहब ने जो कि पैनल ऑफ लॉयर्स में शामिल हैं दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की तरफ से, कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत जो है वो FIR दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अब चैलेंज कर रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है इसकी जो मैरिज है, क्योंकि उम्र तो अभी भी जो निकली है वो 16 से 17 साल निकली है और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत जो है वो 18 साल कम से कम उम्र होती है किसी भी निकाह के लिए। तो वो इसके ऊपर अब FIR दाखिल करने जा रहे हैं, FIR कटवाने जा रहे हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट आ गई है। और जैसा कि उन्होंने भी सवाल उठाया, वकील साहब ने भी सवाल उठाया राशिद साहब ने, कि ये कैसे हो गया कि वो लड़की 15 साल की हो, 16 साल की हो, 17 साल की हो, वो एक टैक्सी वाले को रोके और टैक्सी वाला उसको लेके लाहौर चला जाए और वो पेट्रोल के पैसे भी ना दे पाए, सवारी के पैसे भी ना दे पाए। 22,000 रुपए का कोई एवरेज पेट्रोल लगता है कराची से लाहौर का, 22,000 रुपए का पेट्रोल भी टैक्सी वाला अपनी जेब से डलवा दे। ये ऐसे टैक्सी वाले ढूंढने पड़ेंगे सबों को मिल करके कि ये कहाँ मिल पाए जाते हैं। माहम साहिबा को मिले तो लाहौर से कराची बैठ के आ जाए और यहाँ पे आकर के किसी से मिल लें, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त टैक्सी वाले हैं जो वहाँ और यहाँ के दरमियान जो है वो सवारियाँ दे रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है और बहुत ही गुंजलक सूरत हाल है, बड़ी गडमट सूरत हाल है। लेकिन इसमें अच्छा मुस्बत पहलू जो मुझे नज़र आता है वो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो इस केस को हर फोरम पे लड़ने के लिए तैयार हैं। और मेरी नज़र से, क्योंकि मैं बहुत सारे मामलों के अंदर जिब्रान नासिर साहब को जानता हूँ, जिब्रान नासिर साहब से आइडियल आदमी कोई नहीं है जो इस मुकदमे को अब कंक्लूड करवाएगा और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेगा, अदालतों में भी, सड़कों पर भी, NGOs के फोरम पे भी और सोशल मीडिया पे भी। ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि अब जिब्रान नासिर साहब और उनके साथ जो उनके पैनल के वकला हैं जिसमें राशिद रिजवी साहब भी शामिल हैं, ये मिल करके इस मामले को अब कंक्लूड करेंगे। तो होपफुली अब ये लगता है कि हमारी माहम साहिबा ने जो एक हवाई किला कल इंटरव्यू के ज़रिए खड़ा करने की कोशिश की है वो अब मुनद्दिम होने के करीब होगा।